अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वीं जमात के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 हिस्सा दुआम से 6 चैप्टर पढ़ेंगे, हैवानात की जमात बंदी। आपने 9th में नबातात की जमात बंदी पढ़ी है और जमात बंदी क्यों की जाती है आप इस बात से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर 500 या 1000 बच्चे हों, उसमें 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, उनको हम ग्राउंड में जमा कर दें तो कौन से बच्चे 9th के हैं, कौन से बच्चे 10th के हैं, ये आपको पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम उनकी एक लिस्ट बनाएं नाम के साथ कि कौन से बच्चे जो हैं 9th में हैं, कौन से बच्चे 10th में हैं, प्लस 9th के हम डिविजन्स बना देते हैं, 10th के डिविजन्स बना देते हैं। इतना ही नहीं, उसमें हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी अलग अलग कर देते हैं। तो इससे हमको बहुत आसानी हो जाती है कि फला नाम का लड़का या फला नाम की लड़की 9th में है या 10th में है, कौन से डिवीज़न में है, उसका रोल नंबर कितना है, तो उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हो जाती हैं। तो ये जो हमने डिवाइडेशन किया है, ये जो हमने अलग अलग ग्रुप बना दिया है, ये कहलाता है जमात बंदी। तो इसी तरह से हैवानात और नबातात की बहुत सारी अक़साम जो हैं वे ज़मीन पर पाई जाती हैं, इसलिए हम इसकी जमात बंदी कर देते हैं ताकि इनके मुताले में हमें आसानी हो। नबातात की जमात बंदी आप देख चुके हैं, नबातात को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, उनकी खुसूसियात क्या होती हैं। आज हम देखेंगे हैवानात की जमात बंदी। यहाँ पे देखेंगे जानदार जो हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मतलब उनकी 2 जमातें बना दी गई हैं उनके खलियात में मौजूद मरकज़े की बिना पर। आपके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि जानदारों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो पहली जमात है एक मरकज़ा बरदार, यानी जिनके खलियात में मरकज़ा वाज़े होता है। दूसरी किस्म है गैर वाज़े मरकज़ा बरदार। ओके, तो गैर मरकज़ा बरदार जो जानदार हैं उनको मज़ीद जमातों में तकसीम किया गया है, जिनका नाम है आलम मोनेरा, है ना, जमात मोनेरा। मिसाल के तौर पर तमाम किस्म के बैक्टीरियाज, वायरस वगैरह जो हैं वो इस जमात में आते हैं जिनके मरकज़े वाज़े नहीं होते। अब हम देखेंगे मरकज़ा बरदार जानदार। इनकी 2 जमातें हैं, कसीर खलवी जानदार और यक खलवी जानदार। यक खलवी जानदार आप बहुत ही अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ हो कि ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक खलिए से अपना तमाम काम अंजाम देते हैं, चाहे वो अमल तनफ़ुस हो, अमल निज़ाम हो या अमल इस्तिख़राज हो, तो ये जानदार जो है वो यक खलवी जानदार कहलाते हैं। उनकी एक जमात है जिसे आलम प्रोटिस्टा। तो अमीबा पैरामीशियम साइड में आपको अपनी शक्ल बताएगी, ये पैरामीशियम की ब्लू कलर की, तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारी जो अक़साम हैं यह खलवी जानदारों की हैं और ये प्रोटिस्टा जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम देखेंगे कसीर खलवी जानदार। मिसाल के तौर पर चूँकि हम हैवानात के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा भी शुमार, इंसानों का शुमार भी कसीर खलवी जानदार में होता है। यहाँ पर हाथी भी बताया गया, मतलब ये तमाम हैवानात भी और कसीर खलवी जानदार हैं। इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बगैर खलवी दीवार वाले और खलवी दीवार वाले, मतलब जिनके खलियात में दीवार नहीं होती, खलवी दीवार नहीं होती, और जिनके खलियात में खलवी दीवार होती है। बगैर खलवी दीवार वाले जानदार मिसाल के तौर पर हैवानात की दुनिया, सांप। और हैवानात की दुनिया आज हमको इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, जिनके खलियात में खलवी दीवार नहीं होती। खलवी दीवार वालों को 2 जमातों में तकसीम किया गया है, गैर कफील और खुद कफील। गैर कफील यानी ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, इन्हें कहते हैं गैर कफील जानदार, जैसे मशरूम वगैरह। उसके बाद है खुद कफील जानदार। ऐसे जानदार
जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। सूरज और की रोशनी और पानी और नमकियात की मदद से नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए इनका शुमार खुद कफ़ील जानदारों में होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ खुसूसियात की बिना पर जानदारों की जमात बंदी की गई है। दिन इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जानदार जो हमारे अतराफ पाए जाते हैं, आप इसमें इस शक्ल में देख रहे हैं कि कुछ जानदार जो हैं वो हवा में उड़ते हैं, वहीं फिर उनका मस्कन जो है वो फिज़ा है, हवा है। कुछ जानदार जो हैं पानी में रहते हैं, है ना, उनका मस्कन जो है पानी है, उनकी आदतें पानी के हिसाब से होती हैं। इसी तरह से कुछ जानदार जो हैं रेंगने वाले होते हैं और कुछ जानदार ज़मीन पर चलने वाले होते हैं। किसी के जिस्म पर सफने होते हैं, किसी की जिल्द पर बाल होते हैं और किसी का जिस्म जो है परों से ढका हुआ होता है। तो इस तरह से मस्कन के लिहाज से उनकी जिस्मानी बनावट भी अलग होती है। कोई बड़े जानदारों को अपनी ग़िज़ा बनाता है तो कोई छोटी छोटी मछलियों को अपनी ग़िज़ा बनाता है। तो इस तरह से उनकी ये आदतें, खाने पीने की आदतें हो गई। इस तरह से हाल की मालूमात के बिना पर ज़मीन पर अंदाज़न 7 मिलियन किस्म के हैवानात का अंदाज़ा लगाया गया है। इसमें हर जमात का मुताला करना मुमकिन नहीं है, इसलिए अगर हम इन हैवानात को उनकी यकसानियत और फ़र्क, पानी में रहने वाले जानदारों का एक ग्रुप बना दिया जाए, रेंगने वाले जानदारों का एक ग्रुप बना दिया जाए और हवा में उड़ने वाले जानदारों का एक ग्रुप बना दिया जाए, तो हमको इन जानदारों की मालूमात या इन जानदारों का मुताला करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब जमात बंदी की तारीफ किस तरह हम बनाएंगे या फिर जमात बंदी की तारीफ क्या है, देखेंगे। खुसूसियात की यकसानियत और फ़र्क पर मबनी हैवानात के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह तैयार करना हैवानात की जमात बंदी कहलाता है ना। यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं बहुत सारे हैवानात हैं। अब जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हमने क्या किया, एक ग्रुप जो है रेंगने वाले जानदारों का बना दिया, एक ग्रुप जो है ज़मीन पर रहने वाले जानदारों का बना दिया, उनकी यकसानियत की बिना पर और उनके फ़र्क के बिना पर। फिर जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनका मस्कन क्या है, उनकी ग़िज़ा क्या है, ये हमने और उनकी अलग अलग ग्रुप बना दिए, है ना। तो ये हो गया उनकी ज़ैली ग्रुप। तो तारीफ किस तरह से हम बयान करेंगे जमात बंदी की खुसूसियात और फ़र्क पर मबनी हैवानात के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह तैयार करना हैवानात की जमात बंदी कहलाता है। जमात बंदी के फ़ायदे, नंबर 1 है जानदारों का मुताला करने में सहूलत होती है। एक किस्म के जानदार हमारे सामने हैं तो उनके फ़र्क को पहचानना, उनकी आदतों को पहचानना हमारे लिए आसान होता है बनिस्बत कई किस्म के। सेकंड है किसी ग्रोह के चंद हैवानात का मुताला करें, तब भी उस ग्रोह के तमाम हैवानात की मालूमात मिल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पानी में रहने वाले जानदार मछली, कोई भी एक किस्म की मछली ले लेते हैं, जैसे आप रोहू से वाकिफ़ हो, पापलेट मछली से वाकिफ़ हो, स्टार फिश से वाकिफ़ हो। तो ये जो जानदार होते हैं इनके मस्कन जो है पानी है ना। तो तमाम मछली जैसे तमाम साथ रखने वाले तमाम जानदार जो हैं वो पानी में पाए जाते हैं। उनकी जिल्द जो है सपनों से ढकी होती है ना। ये मोस्टली जो है गलफड़ों से सांस लेते हैं। तो इस तरह से अगर हमने एक किस्म की मछली ली तो हमको तमाम किस्म की मछलियों के बारे में मालूमात हासिल हो जाती है। दिन की थर्ड पॉइंट है कि हैवानात के इर्तिका से मुतालिक आगाही होती है। हैवानात किस तरह से वजूद में आए, पहले कौन सा हैवान, उसके बाद किस तरह से उनमें तब्दीलियाँ होती गई, नशोनुमा होती गई, इसके मुतालिक हमको मालूमात मिलती है। देन फोर्थ पॉइंट है हैवानात की शनाख्त में आसानी होती है और गलती का इम्कान कम होता है। कुछ जानदार आपको
शक्ल में दे दी जाए या फिर आपको लैब में ले जाकर बताया जाए तो आप आसानी से वहाँ बता सकते हो कि पानी में रहने वाले जानदार हैं, रेंगने वाले जानदार हैं, या गलफड़ों से सांस लेने वाले जानदार हैं, फेफड़ों से सांस लेने वाले जानदार हैं। तो इस तरह से जमात बंदी के बिना पर अगर आप स्टडी करते हो तो आपके लिए गलती का इम्कान कम होता है। देन नेक्स्ट है दूसरे जानदारों के साथ हैवानात के रिश्ते को समझने में मदद होती है। पानी में मछलियां भी रहती हैं और मगरमच्छ भी रहता है ना। तो ये मछलियां और मगरमच्छ किस तरह से एक दूसरे के साथ पानी में रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ये इनके रिलेशंस को समझना आसान होता है। देन हर हैवान का मस्कन यानी रहने की जगह, कुदरत ने उनका हतमी मकाम है ना, कुदरत ने उनको क्या मकाम दिया है, इसका मकाम समझने, ये बात समझने में हमको मदद मिलती है। देन लास्ट पॉइंट है जमात बंदी के फ़ायदे में, हैवानात में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के तवाफ़ुक़ की मालूमात होती है। आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं, परिंदे होते हैं, गर्मी और सर्दी के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत कर जाते हैं, है ना। और इस तरह से अगर नहीं हिजरत कर पाते तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो किस तरह से वो अपनी खुसूसियात को, अपने जिस्म की खुसूसियात को तब्दील करते हैं, ये तवाफ़ुक़ की मालूमात मिलने में हमको आसानी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो जमात बंदी बताई गई है। आपके राइट हैंड साइड में किंगडम मतलब मेन जमात बनाई जाती है, फिर उससे छोटी जमात बनाई जाती है फाइलम, फिर उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं, ग्रुप में उनको तरतीब दी जाती है, उनके ख़ानदान के नाम रखे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जानदारों की यानी हैवानात की जमात बंदी की जाती है। अब हम उसकी तारीख देखेंगे कि किस तरह से हैवानात की जमात बंदी की जाती रही है। तो जमात बंदी की तारीख में हम देखेंगे कि यूनानी फ़लसफ़ी, सबसे पहले यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु ने हैवानात की जमात बंदी की थी। अरस्तु ने मुख्तलिफ नुकात की बिना पर हैवानात को मुख्तलिफ जमातों में तकसीम किया था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जिस्मानी जसामत, यानी बड़े जानदार बड़ी जसामत वाले, छोटे जानदार छोटी जसामत वाले, दरमियाना कद वाले। उसके बाद उनकी आदत है ना, खाने पीने की जो भी आदत है, एक दूसरे से जानदारों का रिश्ते हैं, मस्कन कहाँ वो रहते हैं। तो इस तरह से इन तीन नुकात की बिना पर अरस्तु ने हैवानात की जमात बंदी की थी। हैवानात की जमात बंदी की इस तरीके को, अरस्तु की हैवानात की जमात बंदी के इस तरीके को तरकीबी या मसनूई तरीका कहते हैं। इसने जो जमात बंदी की है उसमें सिर्फ ऊपरी जो ज़ाहिरी खुसूसियात हैं उनको देखकर उसने हैवानात की जमात बंदी की थी, इसलिए इसको मसनूई तरीका कहते हैं या तरकीबी तरीका कहते हैं। इसके अलावा अरस्तु के इन पॉइंट्स, इन नुकात का सहारा और दूसरे लोगों ने भी लिया जमात बंदी करने के लिए, जैसे थियोफ्रास्टिस, प्लानी, जॉन रे और लीनियस। इन्होंने भी अरस्तु के जो नुकात थे उसका सहारा लेकर हैवानात की जमात बंदी की। उसके बाद जमात बंदी के कुदरती तरीके का इस्तेमाल किया गया। कुदरती तरीके का मतलब थोड़ा सा और उनके अंदरूनी खुसूसियात को भी सामने रखा गया, जैसे मिसाल के तौर पर जिस्मानी बनावट और खुसूसियात के साथ साथ उनके खलियात पर भी तवज्जो दी गई। उनमें मौजूद क्रोमोसोम के बारे में मुताला किया गया और उनमें होने वाली जो तहव्वुली अफ़आल वगैरह हैं, हयाती और कीमियाई खुसूसियात जैसे मौज़ूआत पर मुताला किया गया। तो इस तरह से कुदरती तरीके से भी हैवानात की जमात बंदी करने की कोशिश की गई। देन उसके बाद कुछ ज़माने के बाद इर्तिकाई उसूलों पर मबनी जमात बंदी अमल में लाई गई, जिससे आपने पढ़ा है इंसानों का इर्तिका किस तरह से आया, डार्विन का नज़रिया वगैरह आपने पढ़ा है। डॉब्जेंस्की और मेयर ने इस तरीके की बुनियाद पर हैवानात मतलब के इर्तिकाई उसूलों पर मबनी हैवानात की जमात बंदी की। किसने? डॉब्जेंस्की और मेयर ने। साथ ही साथ कॉलवुज ने भी इर्तिकाई उसूलों पर मबनी हैवानात की जमात बंदी करने की कोशिश की। हैवानात की जमात बंदी का रिवायती तरीका देखेंगे जो आम है। इसमें क्या किया गया कि इस तरीके के मुताबिक हैवानात के जिस्म को सहारा देने के लिए
फिक्री सुतून की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बिना पर आलम हैवानात के दो ग्रुप कर दिए गए, दो ग्रोह बना दिए गए, है ना। फिक्री सुतून जिसे हम आमतौर से रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यानी जो बॉडी को सहारा देता है, ऐसा सुतून जो हमारे जिस्म को या हैवानात के जिस्म को सहारा देता है। तो दो ग्रुप कौन से हैं देखेंगे, गैर हबलीय हैवानात नॉन कॉर्डेट्स और हबलीय हैवानात कॉर्डेट्स। गैर हबलीय हैवानात की खुसूसियात देखेंगे कि जिस्म में हबल पुष्ट का सहारा नहीं होता, जबकि हबलीय हैवानात में जिस्म में फिक्री सुतून यानी हबल पुष्ट का सहारा होता है। बहुत ही आसान फर्क है, गैर हबलीय नहीं होगा, हबलीय में फिक्री सुतून होगा। दूसरा फर्क है, गैर हबलीय हैवानात में हल्क, इनके जो जानदार होते हैं, इनकी हलक में गलफड़े नहीं होते, सांस लेने के लिए हलक में गलफड़े नहीं होते, जबकि हबलीय हैवानात में गलफड़े भी मौजूद होते हैं या फिर फेफड़े मौजूद होते हैं। गैर हबलीय हैवानात में देखेंगे कि अगर दिल मौजूद है तो जिस्म की जहरी जानिब होता है ना। जैसे हमारा जो फेस का हिस्सा है, चेहरे का हिस्सा है हमारा जहरी जानिब, और हमारा जो पीठ का बैक का हिस्सा है वो बतनी जानिब। तो अगर दिल मौजूद है तो जिस्म की ऊपरी यानी जहरी जानिब होगा, और हबलीय हैवानात में दिल जो है जिस्म के बतनी जानिब होता है। उसके बाद देखेंगे द लास्ट पॉइंट, अकबी डोर जो है, असबी डोर मौजूद हो तो जोड़े की शक्ल में होती है, ठोस और जिस्म की बतनी जानिब होती है। इसी तरह से हबलीय हैवानात में असबी डोर जो है जिस्म की जहरी जानिब होती है। तो ये कुछ फर्क हैं जिसकी बिना पर जो पुराना तरीका है, अभी हम जदीद तरीका देखेंगे आगे, जो पुराना तरीका है इसमें हैवानात के दो ग्रुप बना दिए गए, गैर हबलीय और हबलीय। यहाँ पर जो हैवानात की जमात बंदी को मजीद जो तकसीम करके बताया गया, आलम हैवानात, अभी हमने दो ग्रुप देखा था, हबलीय और गैर हबलीय। गैर हबलीय जो हैवानात हैं उनकी जमात बंदी की गई है, उसमें 10 ग्रुप शामिल हैं। पहला है इब्तिदाई हैवान, दूसरा मसामदार जिस्म वाले, इस्तवाना नमा जिस्म वाले, चपटे दूधे, गोल दूधे, हल्कादार दूधे, जोरदार पैर वाले, नर्म जिस्म वाले, शोकादार जिल्द वाले, नीम न खाइए। तो हम आलम हैवानात में पहले गैर हबलीय के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिसमें 10 ग्रुप शामिल हैं। उसके बाद ज़ैली आलम जो है हबलीय, है ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे 3 जमातें, उनको 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और फिक्रीय हैवानात। फिक्री हैवानात को मज़ीद मुख्तलिफ जमातों में तकसीम किया गया है, जैसे गोल मुंह वाले, मछलियाँ, जलथलिए, रेंगने वाले, परिंदे और पिस्तानिये। तो इस तरह से आलम हैवानात के ज़ैली ग्रोह और उनको मज़ीद कौन सी छोटे छोटे जमातों में तकसीम की गई हैं इसके बारे में एक खाका ये चार्ट दिया गया है। तो आपकी 25% स्टडी जो है वो इसी चार्ट से हो जाती है। फिर उनकी खुसूसियात जो है वो इसके बाद मैं एक चार्ट और आपको बताऊंगी जिसके बारे में अगर आप अच्छी तरह से मुताला कर लें तो 100% आपकी चैप्टर की जो स्टडी है ये दोनों चार्ट से हो जाती है। फिलहाल अभी जो हम जमात बंदी हैवानात की जमात बंदी इस्तेमाल कर रहे हैं वो रॉबर्ट विटेकर की बताई गई जमात बंदी है। इन्होंने 5 आयलों की जमात बंदी के 5 आयले जो हैं बनाए हैं हैवानात के जमातों के। जैसे मिसाल के तौर पर हैवानात की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आलम हैवानात है, आलम नबातात है, फिर आलम ये प्रोटोजोआ वगैरह है, प्रोटिस्टा है ना। तो इस तरह से उन्होंने 5 जमातें बनाई और इनकी जमात बंदी करते वक्त
मुख्तलिफ नुकात को सामने रख, जैसे अरस्तु ने सिर्फ 3 नुकात को रखा था, वो भी जिस्मानी बनावट का यानी देखकर जो ज़ाहिरी खुसूसियात है उसको देखकर। यहाँ पर हम देखेंगे कि रॉबर्ट व्हिटेकर ने कौन कौन से नुकात को सामने रखकर यानी कौन कौन से नुकात की बिना पर हैवानात की जमात बंदी की। पहला पॉइंट है जिस्मानी तंजीम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है जिस्मानी तशाकुल, बॉडी सिमेट्री। थर्ड है जिस्मी कहफा, बॉडी कैविटी। फोर्थ नाबित तह, जिसे हम कहते हैं जर्मिनल लेयर। फिफ्थ है हल्का दारी, सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंटेशन मतलब थोड़े थोड़े फासले पर हल्के पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हल्का दारी। तो इन 5 खुसूसियात को उसने अपनी जमात बंदी में शामिल किया। अब सबसे पहले देखेंगे कि जिस्मानी तंजीम क्या है। ठीक है, तो जिस्मानी तंजीम में भी यहाँ पे मुख्तलिफ नुकात बताए गए हैं। खलवी मयार तंजीम, नक्स माया मयार तंजीम, खलिया नसीज मयार तंजीम, नसीज उज़्व मयार तंजीम और उज़वी निज़ाम मयार तंजीम। रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया था जिस्मानी तंजीम, तो जिस्मानी बनावट जो है वो भी अलग अलग किस्म की होती है। तो इस तरह से उसने 5 नुकात यहाँ पर बताए हैं। हलवी नक्ज़ माया मयार, खलिया नसीज मयार तंजीम, नसीज उज़्व मयार तंजीम और उज़वी निज़ाम मयार तंजीम। अब ये 5 जो नुकात हैं या ये जो तंजीमें हैं 5, इसका मतलब क्या हुआ वो देखेंगे। पहले देखेंगे नक्स माया मयार तंजीम किसे कहते हैं। हैवानात के जिस्म जो है खलियात से मिलकर बना हुआ होता है और कसीर खलवी हैवानात में कई खलियात मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देते हैं, जबकि यक खलवी जानदार का जिस्म एक ही खलिए से बना होता है। मैंने अभी आपको अमीबा की एग्जांपल भी बताई थी कि वो तमाम काम जो है अपने उसी एक खलिए से अंजाम देता है। तो चूंकि यही एक खलिए पर उनकी जिस्मानी बनावट जो है वो मुनहसिर होती है, इसलिए यक खलवी जानदार की जिस्मानी तंजीम, यहाँ पर कसीर खलवी जानदार नहीं आएगा बल्कि यक खलवी जानदार आएगा। यक खलवी जानदार की जिस्मानी तंजीम किस पर मबनी होती है? नक्ज़ माया मयार पर मुनहसिर होती है, जो एक ही खलिए से तमाम काम अंजाम देते हैं। दूसरा है खलवी मयार तंजीम। यहाँ पर यक खलवी जानदार की वजह बताया गया। कसीर खलवी जानदारों में अगर नसीजें तैयार नहीं होती, आपने 9th में पढ़ा है टिश्यूज के बारे में, बहुत सारे सेल्स जो हैं इकट्ठा होते हैं और कोई काम अंजाम देते हैं, तो ये जो सेल्स का जो ग्रो होता है उसे हम कहते हैं नसीज या टिश्यू। तो अगर कसीर खलवी हैवानात में यानी बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन वो ग्रुप नहीं बना रहे हैं, नसीज नहीं बना रहे हैं, तो उनकी जो जिस्मानी तंजीम है वो क्या कहलाएगी? खलवी मयार तंजीम। जैसे मिसाल के तौर पर मसामदार जिस्म वाले, जैसे हम देखते हैं स्पंज को आप देखेंगे तो उसके जो हर खलियात हैं, हर खलियात जो है अपना अपना काम अंजाम देता है। नेक्स्ट देखेंगे नसीज मयार तंजीम, खलिया नसीज मयार तंजीम। बाज़ हैवानात में खलिए एक जगह जमा होकर नसीज तैयार करते हैं। अभी मैंने आपको तारीफ बताई नसीज की कि खलिए एक जगह जमा होकर क्या तैयार करते हैं? नसीज तैयार करते हैं। और ये नसीजें उन हैवानात के हयाती अफ़आल को अंजाम देती हैं। इस किस्म के हैवानात में खलिया नसीज मयार तंजीम पाई जाती है। मसलन सिनिडायरिया के हैवानात, अभी हमें कैसा दिखाई देता है सिनिडायरिया हम अभी आगे देखेंगे शक्ल में। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि खलिए से क्या बन गया? नसीज। और यही नसीजे जो हैं, यही जो खलियात के ग्रुप हैं जो मुख्तलिफ हयाती अफ़आल को अंजाम दे रहे हैं, इसे हम कहेंगे खलिया नसीज मयार तंजीम। चौथी टाइप है नसीज उज़्व मयार तंजीम, है ना। यहाँ पर देखेंगे कि चपटे दूधे में नसीज उज़्व मयार तंजीम नजर आता है। इस किस्म में कुछ नसीजें अब यहाँ पर क्या बना रही हैं? नसीजें यकजा होकर इकट्ठा होकर क्या बना रही हैं?
مخصوص عضو یا اعضاء کی تشکیل کرتی ہیں. مخصوص یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے مخصوص، لیکن مکمل اعضاء کی تشکیل نہیں ہوتی. یعنی کہ ان جانداروں کے جسم کے کچھ ہی اعضاء جو ہیں وہ کافی ڈیولپڈ ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ہوتے ہیں، یا اچھی طرح سے ان کی بناوٹ ہوتی ہے، تشکیل پائی ہوئے ہوتے ہیں یہ اعضاء. اس لیے انہیں کہا گیا کہ نسیج عضو، یعنی کچھ حصے میں نسیجیں کام کرتی ہیں اور کچھ حصے میں عضو کام کرتا ہے. اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے؟ نسیج عضو معیار تنظیم. پانچویں قسم ہے عضوی نظام معیار تنظیم. یعنی یہاں پہ دیکھو نہ خلیہ ہے نہ نسیج ہے، ڈائریکٹ عضو کا استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ ان حیوانات کے جو اعضاء ہیں کافی نشو و نما یا ترقی یافتہ یا تشکیل دیے ہوئے ہوتے ہیں. ان چار جسمانی تنظیم کی قسموں کے علاوہ، یعنی جو اوپر جو قسمیں بتائی گئی ہیں، تمام حیوانات جو ہیں عضوی نظام معیار تنظیم کو ظاہر کرتے ہیں. ان میں مختلف اعضاء مل کر عضوی نظام ترتیب دیتے ہیں جو الگ الگ کام انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر کیکڑا، مینڈک، انسان وغیرہ. ہمارے دماغ کے جو خلیات ہیں وہ مل کر انہوں نے دماغ بنایا. ہماری جلد کے خلیات، ہماری جلد الگ کام انجام دیتی ہے، ہماری آنتیں الگ الگ کام انجام دیتی ہیں، معدہ الگ کام انجام دیتا ہے. تو اس طرح سے عضوی نظام معیار تنظیم جن جانداروں میں پائی جاتی ہیں ان کے اعضاء جو ہیں وہ کافی ترقی یافتہ ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے جسمانی تشاکل. ابھی ہم نے صرف فرسٹ پوائنٹ دیکھا ہے رابرٹ وٹیکر کی جماعت بندی کا، جس میں تھا جسمانی معیار تنظیم. اب ہم دیکھیں گے جسمانی تشاکل. اس میں بھی 3 نکات بتائے گئے ہیں. جسمانی تشاکل کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. پہلا ہے غیر تشاکلی جسم. غیر تشاکلی جسم اسیمیٹریکل باڈی کسے کہتے ہیں؟ اس قسم کے اجسام میں ایسا کوئی خیالی محور نہیں ہوتا جس کے ذریعے 2 مساوی مماثل حصے حاصل ہوں. مثلا آپ دیکھیں گے امیبا، پیرامیشیم یا اسفنج وغیرہ ہے نا. آپ کے لیفٹ سائڈ میں غیر تشاکلی جسم کی اگزامپل بتائی گئی ہے. اور سمجھ لو ہم امیبا کی اگزامپل بھی اگر لیتے ہیں، آپ امیبا کو کہیں سے بھی کسی بھی محور پر تقسیم کریں گے تو آپ کو برابر برابر حصے حاصل نہیں ہوں گے، ہے نا. تو 2 مماثل یا 2 مساوی حصے حاصل نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر تشاکلی جسم والے حیوانات. دوسرا ہے 2 جانبی تشاکل، ہے نا. جسمانی تشاکل میں دوسرا پوائنٹ ہے 2 جانبی تشاکل، بائی لیٹرل سیمیٹری. اب یہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے 2 جانب، مطلب کہ اگر ہم ان جانداروں کو کسی بھی ایک خیالی محور پر صرف ایک مرتبہ اگر ہم ان کو تقسیم کریں گے تو ہم کو 2 مساوی یا 2 برابر حصے حاصل ہوں گے، ہے نا. تو 2 جانبی تشاکل میں اس قسم کے اجسام میں صرف ایک ایسا خیالی، مطلب صرف ایک مرتبہ ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم کو 2 مماثل حصے حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، مینڈک ہے، پرندے ہیں، انسان وغیرہ. 2 جانبی تشاکل میں یہاں پہ آپ کو بکری کی بھی اگزامپل بتائی گئی ہے کہ ان کو اگر بیچ سے آپ سر کی ہی جانب سے آپ قطع کرتے ہیں یا کٹ کرتے ہیں تو آپ کو 2 مساوی 2 برابر حصے حاصل ہوں گے. تھرڈ پوائنٹ ہے جسمانی تشاکل میں نصف قطری تشاکل، ریڈیل سیمیٹری. اس قسم میں کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے اجسام میں اگر خیالی قاطع خط اس کے وسطی محور سے گزرتا ہے، مطلب اس کے مرکز سے گزرتا ہے، اس کے سینٹر سے گزرتا ہے، تو 2 مماثل حصے حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تارا مچھلی. اس حیوان یعنی تارا مچھلی میں 5 مختلف سطحوں سے قاطع خط گزاریں تو ہر مرتبہ 2 مماثل حصے حاصل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کم اگر ہم 5 مرتبہ ان کو کٹ کرتے ہیں تو ہم کو کتنے حصے حاصل ہوں گے؟ 2 مماثل حصے حاصل ہوں گے. تو اسے ہم کہتے ہیں نصف قطری تشاکل. تو جسمانی تشاکل کے 3 نقاط ہیں
غیر تشاکلی جسم، دو جانبی تشاکل اور نصف قطبی تشاکل۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نابض تہ، جرمینل لیئر۔ جرمینل لیئر انگلش میں یہ جو ورڈ ہے، اگر ہم جرم کا مطلب دیکھیں تو جرمینیشن سے بنا ہوا ہے، مطلب یہ ایسی تہ ہوتی ہے جس کی مدد سے حیوانات کے مختلف اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے، اس لیے اس کو جرمینل لیئر کہا گیا ہے، نابض تہ کہا گیا ہے۔ کثیر خلوی حیوانات میں ان کی جنینی نشوونما کے ابتدائی دور میں ہی نابض تہ تیار ہوتی ہے نا، جب جفتہ تیار ہوتا ہے، اس ایمبریو جو تیار ہوتا ہے تو اس وقت ہی یہ جو نابض تہ ہے، جرمینل لیئر ہے، وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اس نابض تہ ہی سے اس حیوان کے جسم کی مختلف نسیجیں، خلیات کا گروہ تیار ہوتا ہے۔ کچھ حیوانات میں، اب یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کچھ حیوانات میں صرف 2 ہی نابض تہ پائی جاتی ہے، کچھ حیوانات میں 3 نابض تہ پائی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں درو ادما اور برو ادما بتایا گیا ہے، مطلب 2 تہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ جو خلیات ہیں یہ دوہری نابض تہ والے ہیں، اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں آپ دیکھیں گے اس میں 3 تہیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے درو ادما، ایک ہے برو ادما، اور ان دونوں کے جو درمیان ہے میان ادما۔ تو یہ تہری تہ والے حیوانات ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ حیوانات میں صرف 2 ہی نابض تہیں ہوتی ہیں، جیسے برو ادما اور درو ادما۔ ان کی مثال بتائی گئی ہے، مثلاً تمام ہاضمی خلا والے حیوانات، تمام ہاضمی خلا والے حیوانات میں صرف اور صرف 2 تہ پائی جاتی ہے، برو ادما اور درو ادما، جبکہ اکثر حیوانات میں تہری تہ تیار ہوتی ہیں، یعنی مذکورہ بالا دونوں کے ساتھ میان ادما تیار ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا مطلب کہ درو ادما اور برو ادما کے ساتھ ساتھ کون سی تہ ہوتی ہے؟ میان ادما ہوتی ہے۔ یہ ہوا جرمینل لیئر کے بارے میں۔ دین نیکسٹ ہے جسمی کہفہ، باڈی کیوٹی، جسے ہم سویلم بھی کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو برو ادما اور درو ادما کے درمیان جو کچھ خلا دکھائی دے رہا ہے، خالی جگہ دکھائی دے رہا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں جسمی کہفہ، کیوٹی۔ تعریف دیکھیں گے، جسم اور اندرونی اعضاء کے درمیانی خلا کو جسمی کہفہ کہتے ہیں، ہے نا۔ جو اوپر کا اسٹرکچر ہے، باڈی ہے، جسے تو باڈی کا جو اسٹرکچر ہے وہ، اور ہمارے اندر جو اندرونی اعضاء ہیں، ان دونوں کے درمیان کی جو خالی جگہ ہوتی ہے، جو گیپ ہوتا ہے، اس کو ہم جسمی کہفہ کہتے ہیں۔ اور اسی گیپ کی وجہ سے دیکھو ہم بھی خاص طور سے کیا کرتے ہیں، موومنٹ کر سکتے ہیں، لچک سکتے ہیں۔ کثیر خلوی حیوانات میں ان کی جنینی نشوونما کے ابتدائی دور میں میان ادما، میزوڈرم سے یا آنتوں سے جسمی کہفہ تیار ہوتا ہے۔ کثیر خلوی حیوانات میں میان ادما جو ہے وہ کس سے تیار ہو رہا ہے؟ آنتوں سے تیار ہوتا ہے۔ اس قسم کا جسمی کہفہ جو ہے آئلہ حلقے دار دودوں میں اور اس آئلے کے بعد آنے والے تمام آئلوں کے حیوانات میں پایا جاتا ہے۔ جسمی کہفہ جو ہے اگر میان ادما سے تیار ہو رہا ہے تو وہ حلقے دار دودے، اور اس کے بعد ہم جو کلاسز پڑھیں گے وہ تمام جانداروں میں پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے حیوانات کو حقیقی جسمی کہفہ والے حیوانات کہتے ہیں، یعنی کہ یہ درو ادما اور برو ادما اور میان ادما کے جو درمیان طے ہوتی ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، وہ حقیقی جسمی والے کہفہ والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسامدار جسم والے، ہاضمی خلا والے اور چپٹیٹ دودوں میں جسمی کہفہ نہیں ہوتا، اس قسم کے حیوانات غیر جسمی کہفہ والے حیوانات کہلاتے ہیں۔ آئلہ گول دودے سے تعلق رکھنے والے حیوانات میں جسمی کہفہ ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر جو بتائے گئے طریقے ہیں اس سے تشکیل نہیں پاتے، اس لیے اس قسم کے جسمی کہفہ کو حامل حیوانات کو، مطلب جن میں اس قسم کا جسمی کہفہ ہوتا ہے، انہیں کاذب جسمی کہفہ والے حیوانات کہلاتے ہیں۔
اب آپ اوپر کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں جسمی کیفے والے حیوانات، حقیقی جسمی کیفے والے حیوانات ہیں. اس کے بعد ہے کاذب جسمی کیفے والے حیوانات جو میان ادمہ سے تیار نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے غیر جسمی کیفے والے حیوانات جس میں کھلا نہیں ہوتا، کیفا نہیں ہوتا، اسے غیر جسمی والے کیفا والے حیوانات کہتے ہیں. دین لاسٹ پوائنٹ ہے حلقے داری. ہم نے دیکھا تھا کہ جسمانی حلقوں میں تقسیم، اگر کسی حیوان کے جسم کو چھوٹے چھوٹے مماثل ٹکڑوں میں ایک جیسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو ایسے جسم کو حلقے دار جسم کہتے ہیں. بتائی گئی شکل میں آپ حلقوں کو واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ برابر برابر ڈسٹنس کے ساتھ اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ان کی تقسیم کرتے ہیں تو ان کو برابر برابر حلقے حاصل ہوتے ہیں. ہر حصہ جو ہے حلقہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آئلہ حلقے دار دودے کا حیوان کیچوا. یہاں تو نام سے ہی ظاہر ہے حلقے دار دودے ہیں، مطلب کہ ان کے جسم پر حلقے پائے جاتے ہیں. تو یہ جو پانچوں خصوصیات تھیں ہم اس کو یہاں پر آسانی سے جو 5 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے پہلے میں نے آپ کو چارٹ بتایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو میں نیکسٹ چارٹ بتاؤں گی اس میں آپ جو اسٹڈی کریں گے آپ کے پورے چیپٹر کا نچوڑ جو ہے وہ اس چارٹ میں موجود ہے. کہ عالمی حیوانات، ہم لیفٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں کہ عالمی حیوانات جو ہے ان کو تقسیم کیا گیا ہے. خلوی دیوار کے بغیر کثیر خلوی حیوانات جو ہیں ان کو جسمانی تنظیم، جسمانی تشکل، جسمی کیفا کی بنا پر تقسیم کیا گیا ہے. اور کون کون سے ان کے گروہ ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں. جسمانی تنظیم 2 قسم کی یہاں پر بتائی گئی ہے. خلوی معیاری تنظیم، نسیج اعضاء عضوی نظام معیاری جسمانی تنظیم. جسمانی تشکل بتائے گئے ہیں 3 قسم کے، میں نے آپ کو بتایا تھا، غیر تشکلی جسم، نصف قطری تشکل اور 2 جانبی تشکل. جسمی کیفا، غیر جسمی کیفا والے، اس کے بعد کاذب جسمی کیفا والے اور حقیقی جسمی کیفا والے. حیوانات کے جو گروہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی دیکھے تھے، مسامدار جسم والے، نڈاریا، چپٹے دودے، گول دودے، حلقہ دار دودے، جوڑ دار پیر والے، نرم جسم والے، شوکے دار جلد والے، نیم نخائیے اور فقریے. اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ حیوانات کا جو گروہ ہے مسامدار جسم والے، ان کے یہ جو حیوانات ہیں ان کی خصوصیات ہم یہیں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غیر جسمی کیفا والے ہوتے ہیں. ان کی جسمانی تشکل مطلب ان کا جسم جو ہے غیر تشکلی ہوتا ہے اور ان میں خلوی معیاری تنظیم پائی جاتی ہے نا. تو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے دیکھیں تو ہم کو یہیں پر 3 سے 4 خصوصیات جو ہیں یاد ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہے نیڈاریا، یہ غیر جسمی کیفا والا حیوان ہے جس میں نصف قطری تشکل پایا جاتا ہے اور نسیج معیاری تنظیم پائی جاتی ہے. اس کے بعد چپٹے دودے اور گول دودے جو ہیں ان میں غیر جسمی اور کاذب جسمی کیفا پایا جاتا ہے. ان میں 2 جانبی تشکل ہوتا ہے اور عضوی اعضاء نسیج اعضاء معیاری تنظیم اس میں پائی جاتی ہے. دین حلقے دار دودے، اس کے بعد جتنی بھی جماعتیں بتائی گئی ہیں، حلقے دار دودے، جوڑ دار پیر والے، نرم جسم والے، شوکہ دار جلد والے، نیم نخائیے اور فقریے. یہ تمام حیوانات جو ہیں ان کے جسم میں حقیقی جسمی کیفا پایا جاتا ہے. ان کا جسم 2 تشکلی ہوتا ہے اور ان کے جسم میں مطلب ان کا جو باڈی ہے اس میں عضوی نظام معیاری تنظیم پائی جاتی ہے. تو بہت ہی آسان ہے، اتنی ساری جماعتوں کے اپنی خصوصیات جو ہیں ایک ہی چارٹ میں یاد کر لیں تو اس طرح سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ صرف چارٹ کو یاد رکھیں، اس کا آپ زیروکس نکال لیں، آپ جہاں اسٹڈی کرتے ہیں وہاں پر اس کو پیسٹ کر کے رکھ لیں تو آتے جاتے آپ کو اتنا ساری خصوصیات یاد ہو جائیں گی اور آپ کو اس طرح سے کسی بھی قسم کا جو شارٹ آنسر ہو، لانگ آنسر ہو، آپ آسانی سے اس کو لکھ سکیں گے. دین اس کے بعد کے آگے کے جو پوائنٹس ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. اللہ حافظ.